करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था त्वरित एवं भूकंप, प्राकृतिक के दो भयानक रूप। इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अब इसके बारे में किस तरह से फसल क्यों उगाया जाता है और फसल कैसे उगाया जाता है, फसल उगाना हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अब हम लोग जानते हैं कि भोजन सभी जीवों के लिए अति आवश्यक है। पेड़ पौधा तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन मनुष्य और कुछ जानवर जो होते हैं जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे कुछ शाकाहारी जानवर होते हैं जो पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं, कुछ मांसाहारी जानवर होते हैं जो दूसरे शाकाहारी जानवरों का शिकार करते हैं। अब देखिए, मनुष्य तथा अन्य जीवित रहने के लिए भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। मनुष्य तथा अन्य जीव भोजन करने के लिए पौधे पर निर्भर रहते हैं, या फिर जो अन्य जीव होते हैं, जो मांसाहारी जीव होता है, सो दूसरे शाकाहारी जीव पर निर्भर करते हैं। अब हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि हमारे देश की बहुत ज़्यादा बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर करती है, यानी खेती का कार्य करती है। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। और हमारा राज्य बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, क्योंकि यहाँ की लगभग 60% से ऊपर जो आबादी है जो कृषि कार्य पर निर्भर करती है। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे राज्य में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? क्या सालों भर एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाती है? क्या ऋतु विशेष पर उगाई जाने वाली फसलों का नाम बता सकते हैं? समझिए, हमारे देश में मुख्य रूप से 3 ऋतु होते हैं। ग्रीष्मकाल जिसे गर्मी का मौसम कहते हैं, वर्षा ऋतु जिसे बरसात का मौसम कहते हैं, और शरद ऋतु जिसे ठंडी का मौसम कहते हैं। अब देखिए, वर्षा के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें जैसे गेहूँ, माफ कीजिएगा, धान और मक्का। इसको बोने का समय क्या होता है? जून या जुलाई, और काटने का समय अक्टूबर नवंबर। दूसरा होता है ठंड के मौसम में उगाए जाने वाली फसलें, गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों। ये सब बोने का समय अक्टूबर से नवंबर, काटने का समय मार्च से अप्रैल। अब ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम में उगाए जाने वाली फसलें जैसे मूंग, मार्च से अप्रैल में बोया जाता है, और काटने का समय जून से जुलाई में काटा जाता है। अब हम कह सकते हैं कि बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले पौधों को फसल कहते हैं। अब हम फसल किसे कहते हैं, इसको जरा टिक कीजिएगा। बड़े भूभाग को उगाए जाने वाले फसलों, उपयोगी फसल को क्या कहते हैं? उपयोगी पौधों को फसल कहते हैं। आप जान चुके हैं कि विभिन्न ऋतुओं में कौन कौन सी फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहलाती है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी कहलाती है, और ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को जायद फसल कहते हैं। तो क्या आप खरीफ, रबी और जायद फसल का नाम बता सकते हैं? अभी आपको बताए हैं। जैसे खरीफ फसल कब होता है? वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु में क्या उगाया जाता है? धान, मक्का। रबी फसल जो सर्दी की ऋतु में उगाया जाता है, जैसे कि गेहूँ, चना, मक्का, जौ, सरसों, मसूर। जायद में मूंग। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य ने खेती करना कब शुरू किया? खेती के जो तरीके आज हम देख रहे हैं कि हजारों वर्ष इसी तरीके से अपनाए जाते थे, या फिर कोई और तरीका था? इसके बारे में समझेंगे। मनुष्य अपने आरंभिक अवस्था में घुमंतु था। यह स्थिति लगभग 1000 वर्ष
हवा भोजन और आवास की खोज में जगह जगह घूमते रहते थे और इनका विचरण समूहों में हुआ करता था, यानी एक साथ 10-20 मनुष्य घूमते थे। कच्चे फल, कंद मूल, सब्जियां खाते तथा जंगली जानवरों का शिकार करते थे। इसी क्रम में बीजों से पौधा उगते हुए देखा और उन पौधों को से बीज को उत्पादन होते हुए देखा। फिर क्या था, कृषि की शुरुआत हुई। अब मनुष्य एक जगह स्थायी रूप से रहने लगा, जिससे कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले जो मनुष्य इधर उधर घूमता था, अब जब खेती करने लगा तो एक जगह स्थायी रूप से रहने लगा, छोटे छोटे गांव बना करके रहने लगा, छोटे छोटे समूहों में। क्या आपको मालूम है कि फसल किस प्रकार उगाई जाती है? फसल उगाने के लिए किस प्रकार तैयारी की जाती है? अपने घर के बुजुर्गों से पता कीजिए कि अच्छी उपज के लिए क्या क्या करते हैं। अब समझिए, आप लोग जो गांव के बच्चे होंगे उनके लिए ये चीज़ समझना आसान होगा, लेकिन जो शहर के बच्चे हैं वो इसके बारे में थोड़ा सा कम जानते होंगे, या फिर जो कभी कभी गांव आते होंगे उनको भी देखो कभी कोई फसल उगाते हुए। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि फसल उगाने के लिए क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि हल जोतना पड़ता है, जिसको हम लोग जुताई करते हैं, तो उसमें बीज डालना पड़ता है। तो चलिए अब हम समझते हैं। आइए अच्छे फसल उत्पादन के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों को जानें। मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार यानी कि खेतों की पहले जुताई करना, बीजों का चयन यानी अच्छे प्रकार के बीज लेना, फिर बुआई करना, फिर से सिंचाई करना यानी पानी डालना, फिर निकौनी करना। जैसे कि अगर खेतों में कुछ खरपतवार उगाते हैं तो उन्हें हटाना, कटाई करना, फिर फसल उगने के बाद पूरी तरह से तैयार हो जाए, पक जाए तो उसी को कटाई करना, फिर गहाई पुसाई एवं सफाई करना यानी कि उनमें जो अवशिष्ट पदार्थ भूसा वगैरह होता है उससे अलग करना। उसके बाद भंडारण यानी उसे एक अच्छी जगह पे रख देना। जैसे गांव के लोग कुछ चीज उगाते हैं तो क्या करते हैं, उसे या तो बेच देते हैं या फिर कुछ घर के लिए रखते हैं, तो उसे ड्रम में या जिसे कोठी बोलते हैं गाँव में, उसमें डाल देते हैं। अब हम लोग देखेंगे मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने के लिए मिट्टी की तैयारी महत्वपूर्ण भूमिका कार्य करती है और मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। यानी कि मिट्टी जो समतल होता है उसे क्या करते हैं, फिर उसको कोड़ते हैं तो क्या होता है, ऊपर का मिट्टी नीचे, नीचे का मिट्टी ऊपर हो जाता है और मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। तो हम लोग क्या कहेंगे, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। जुताई के लिए हल परंपरागत उपकरण है, यानी पुराने जमाने से हम लोग हल का उपयोग किसान लोग करते हुए आए हैं। और जो लकड़ी का बना होता है, मिट्टी की गुड़ाई के लिए हल में लोहे का फाल लगा होता है। हल से जुताई के लिए एक जोड़ी बैल की मदद ली जाती है। ऐसे समझिए, गांव के जो बच्चे हैं उनको तो पता हो कि हल क्या है। ये रहा हल और ये रहे किसान, जिनके पास दो जोड़ा बैल है, एक बैल ये, एक बैल ये, एक हल है, एक किसान। देखिए, जुताई के दौरान बड़े बड़े ढेले निकल आते हैं। इन्हें तोड़ने के लिए पाटल या चौकी का प्रयोग किया जाता है। इसे भी दो बैलों की मदद से चलाया जाता है। देखिए, हल या पाटल किस तरह का होता है, लकड़ी का बना होता है, लट्ठा की तरह बड़ा, और गांव वाले तो इसको समझते होंगे। वर्तमान में ट्रैक्टर पावर टिलर से जुताई का काम किया जाता है। मिट्टी की जुताई से पौधे की जड़ें गहराई तक जा सकती है, इससे पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। ह्यूमस पौधे की
जड़ों तक पहुंचती है, केंचुए तथा सूक्ष्म जीवों में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है और ह्यूमस का निर्माण तेजी से होने लगता है। इस तरह हम देखते हैं कि बुआई की महत्वपूर्ण भूमिका मिट्टी की तैयारी में है, यानी बुआई से पूर्व मिट्टी की तैयारी का महत्वपूर्ण कार्य होता है। कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपकरण का नाम बताइए तथा उनकी सूची बनाइए। अपने इलाके में खेती या बागवानी में इस्तेमाल होने वाला औजार का नामांकित चित्र बनाएं। देखिए, इसमें आप लिख सकते हैं हल, जिससे कि खेतों की जुताई होती है, फिर और ट्रैक्टर, उससे भी खेतों की जुताई होती है, फिर हंसुआ, जिससे कि फसलों की कटाई होती है, फिर लिख सकता है हार्वेस्टर, जिससे भी फसलों का बहुत बड़ा मशीन होता है, जिससे कि फसलों की कटाई होती है। फिर लिख सकते हैं कुदाल, जिससे कि खरपतवार वगैरह हटाने में किसानों को मदद मिलती है। देखिए, बीजों का चयन अच्छी उपज के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं स्वस्थ बीजों का चयन महत्वपूर्ण कार्य है। अच्छे बीजों का चयन चुनकर और फटक कर करते हैं। क्या कोई और भी तरीका जिससे स्वस्थ बीजों का चयन किया जा सकता है? कांच का एक गिलास में आधा गिलास पानी भरिए और अब बाद में उस गिलास में मुट्ठी चने या गेहूं का बीज डालिए। कुछ देर बाद आप देखिएगा कि जब कांच के गिलास में पानी में डालते हैं चना या गेहूँ, क्या होता है ना कि जो कुछ बीज है ना ऊपर तैरने लगते हैं, तो जो खराब बीज होते हैं तो ऊपर तैरेंगे, क्योंकि जो खराब बीज होता है उनका घनत्व कम होता है, जो सड़े हुए बीज होते हैं उनका घनत्व कम होता है खोखले बीजों का, तो उनमें क्या होता है ना कि अंकुरण नहीं आता है। तो क्या होता है कि जो खराब बीज होता है तो किसान लोग क्या करते हैं, उन्हें हटा देते हैं। अब देखेंगे बुआई। अब बुआई किसे कहते हैं? मिट्टी में बीजों को डालने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं, या मिट्टी में बीजों को रखना ही बुआई कहते हैं। क्या आपने बीजों की बुआई करते किसानों को देखा है? चयनित बीजों की बुआई पौधे की प्रकृति पर निर्भर करती है। बुआई के लिए दो विधियां प्रचलित हैं। कुछ बीज सीधे मिट्टी में तैयार होती है तो की जाती है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, जबकि कुछ बीजों को नर्सरी में तैयार किया जाता है। आप समझिए बीजों की प्रकृति पे किस तरह से फसल निर्भर करता है। अगर बीज के प्रकार अच्छे होंगे तो फसल की उपज अच्छी होगी, लेकिन अगर बीज के प्रकार अगर खराब होंगे तो फसलों की उपज खराब होगी, किसानों के मेहनत के अनुकूल फसल नहीं होगा। अब देखिए, बुआई दो प्रकार के होते हैं। एक तो है कि सीधा बीज डाल दिया जाता है जमीन के अंदर, और एक होता है ना कि पहले नर्सरी में छोटे छोटे बीज तैयार किए जाते, पेड़ पौधे तैयार किए जाते हैं। कभी गांव में आप लोगों ने देखा होगा मिर्ची का पौधा लगाते हुए या फिर धान का पौधा लगाते हुए। तो ये सब क्या है, पहले एक जगह तैयार किया जाता है, उसके बाद उसे उखाड़ करके दूसरे जगह रोपा जाता है, या फिर प्याज का पौधा तैयार करते हुए। और जैसे गेहूँ, मसूर, चना, जौ, इसे क्या डायरेक्ट खेत में छींट दिया जाता है। आपने धान की खेती करते हुए हमें से देखा होगा, धान के बीज बोने के बाद छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, जिनको क्या कहते हैं, मूरी। आपसे सवाल आता है मूरी किसे कहते हैं? धान के बीज बोने के बाद छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, क्या कहते हैं, मूरी।
जिसे उखाड़कर दूसरी खेतों में बोते हैं। इससे फसल की उपज अच्छी होती है। बुआई के समय कुछ सावधानी आवश्यक है। बीज के बीच समान दूरी रहना चाहिए ताकि फसलों को समान मात्रा में पोषक तत्व मिले। अब बीजों को इतनी गहराई में बोना चाहिए ताकि उन्हें नमी भी सामान्य मात्रा में मिलना चाहिए। ज़्यादा गहराई में बो दीजिएगा तो बीज से क्या होगा, पौधा नहीं निकलेंगे। और ज़्यादा गहराई में नहीं, ज़्यादा ऊपर बो दीजिएगा तो क्या होगा कि बीज से अंकुरण ही नहीं निकला है, तो कोई नमी नहीं मिल पाएगी। अब बीज बोने के बाद उन्हें अच्छी तरह से ढक देना चाहिए ताकि उन्हें कोई पक्षी खा नहीं ले उन बीजों को। आप अपने निकट के नर्सरी का अवलोकन कीजिए। बताइए किन किन पौधे को नर्सरी में तैयार किया जाता है, उन्हें अपने हाथ से दूसरी जगह पर करता है। आप इसे समझिए, धान का पौधा ये तो सबको जानते हैं। आप टमाटर का भी पौधा इसमें देख सकते हैं, क्योंकि टमाटर का पौधा भी नर्सरी में जगह तैयार किया जाता है, उसके बाद उसे रोपा जाता है। उसके बाद प्याज का पौधा, बैंगन का पौधा, ये सब क्या है, नर्सरी में तैयार करने के बाद रोपा जाता है। क्या घर में खाद एवं उर्वरक मिलाना। क्या आपने किसानों को खेतों में खाद या उर्वरक डालते हुए देखा? ऐसा क्यों? देखिए, पौधों को भी उगने के लिए क्या होता है, पोषक तत्वों की बहुत जरूरी होती है। तो कहाँ से प्राप्त होता है, तो कुछ उन्हें जमीन से, पानी से प्राप्त होता है। उसके बाद भी उन्हें खाद की और उर्वरक की जरूरत होती है ताकि वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सके, अच्छी तरह से बढ़ सके। अब देखिए खाद क्या है। खाद एक कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। ये नोट कीजिएगा, खाद एक कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है जो कि जानवरों का अपशिष्ट, गोबर, खाद सब। बेकार पौधे, पत्तियां और अन्य जैव अवशेषों से प्राप्त होता है कार्बनिक खाद कहलाते हैं। खाद वैसा, ये कार्बनिक खाद क्या है, जो कूड़े करकट, जो अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि जानवरों का मल मूत्र, इंसानों का मल मूत्र और फसलों के जो सड़ने के बाद जो प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। इसे गाँव में कुछ लोग गदौरा भी बोलते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों के गड्ढा में जमा करके मिट्टी से ढक दिया जाता है। सूक्ष्म जीव बेकार पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। इस प्रकार तैयार हुई खाद को क्या कहता है, कंपोस्ट खाद। खेतों में अनेक बार फसल उगाने से क्या होता है, मिट्टी की जो पोषक तत्व होता है कम हो जाता है। तो मिट्टी को पुनः पोषक तत्व की पूर्ति के लिए खेतों में खाद डाली जाती है। खाद के अलावा कुछ रासायनिकों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम उर्वरक कहते हैं। उर्वरक जैसे यूरिया, अमोनिया, फास्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, पोटेशियम सल्फेट आदि, ये आप लोग बाजार में बिकते हुए देखेंगे बोड़े मात्रा। ये मिट्टी को विशिष्ट पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। उर्वरक जल में घुलनशील होते हैं तथा पौधों की जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, परंतु मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करना है। देखिए जैविक खाद क्या होता है कि जैविक खाद डालने से क्या होता है कि जो मिट्टी का उर्वरक होता है ना, उर्वरक क्षमता, वो कभी भी बेकार नहीं होता है। क्योंकि जो मिट्टी में जो जैविक खाद डालने से क्या होता है कि मिट्टी में जो मित्र सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी संख्या हमेशा बढ़ते रहती है।
लेकिन जो उर्वरक होते हैं उनको डालने से क्या होता है, मृत जीवाणुओं की संख्या बढ़ती नहीं है कभी। अब क्रियाकलाप 6, चने या मूंग के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 अंकुरित बीज छांट लीजिए। आप 3 प्लास्टिक या शीशे का गिलास लीजिए, इन पर ABC लिख दीजिए। अब गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर उनमें थोड़े से गोबर की खाद मिलाइए। गिलास की समान मात्रा में मिट्टी लेकर उनमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। और गिलास सी में क्या मिट्टी डालिए, इनमें अंकुरित बीज बोइए। गिलास सी में आपको खाद डालना है ना, गोबर का खाद डालना है, किसी तरह का कोई चीज नहीं डालना। पानी के समान मात्रा में डालिए और सुरक्षित स्थान पर छोड़ दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों में आप देखेंगे उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। क्या तीनों गिलासों में पौधे की वृद्धि गति समान है? किस गिलास की पौधे अधिक वृद्धि होगी? देखिए, जिसमें आपने जैविक खाद जो गोबर का खाद डाला है और जिसमें आपने उर्वरक डाला है उसकी वृद्धि तो ठीक होगी, लेकिन जिसमें सिर्फ मिट्टी है तो उसमें उसकी वृद्धि अच्छी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें उस पौधे को जितना मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत थी उतने मात्रा में नहीं मिल पाया, जिसके वजह से उसकी वृद्धि इन 2 पौधों की अपेक्षा कम होगी। अब देखिए, क्या आप खाद और उर्वरक में अंतर जानते हैं? आइए हम इसके बारे में जानें। खाद प्रायः अकार्बनिक लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेषों से विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है और खाद खेतों में बनाया जाता है, जो कि खेतों के अपशिष्ट पदार्थों या फिर जानवरों के मलमूत्रों से बनाया जाता है। उर्वरक से मिट्टी का ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है और खाद से मिट्टी की ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है और खाद में क्या होता है, पादप पोषक तत्व थोड़ा सा कम मात्रा में होता है। इसे अच्छी तरह से नोट कीजिएगा, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बन सकता है। खाद एवं उर्वरक में अंतर। क्या आप बता सकते हैं कि वर्मी कंपोस्ट में किस जंतु की मुख्य भूमिका है? वर्मी कंपोस्ट से क्या लाभ? देखिए, जैविक खाद से लाभ। जैविक खाद से मिट्टी में जल सोखने या फिर जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा, इससे मिट्टी भुरभरी हो जाती है, सांद्र हो जाती है। सांद्र मतलब मिट्टी में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं, जिससे गैसों का विनिमय होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। जिससे क्या होता है कि वायु की कुछ मात्रा क्या होता है कि पेड़ पौधे के जड़ों तक पहुंचती है, जिससे कि पौधों को वृद्धि होने में आसानी होती है। इससे मिट्टी का गठन में सुधार होता है, यानी कि मिट्टी जो कठोर होता है ना वो थोड़ा मुलायम हो जाता है। सिंचाई, पौधों को जीवित रहने के लिए जल जरूरी है, इसीलिए फसल के उत्पादन के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। और पौधों को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वह पानी में वो पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं। इसको इस तरह से समझिए कि जैसे आप लोगों को भोजन दे दिया जाए और पानी पीने के लिए ना दिया जाए तो क्या संभव है कि आदमी जिंदा रह पाएगा? कोई भी नहीं रह पाएगा, चाहे जानवर हो या इंसान। उसे किसी ना किसी भी परिस्थिति में किसी
तीसरे तरीके से पानी अति आवश्यक जरूरी है। इसको इस तरह समझिए कि फसलों में पानी डालने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। आपसे कोई पूछा क्या कहिएगा, सिंचाई किसे कहते हैं, तो क्या कहिएगा, फसलों में पानी डालने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। पौधे में लगभग 90% जल होता है। बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता, यानी बीजों का अंकुरण वैसी स्थिति में नहीं होगा जब मिट्टी में नमी ना हो, इसलिए जल आवश्यक है। अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई का लगता है। सिंचाई की मात्रा समय, जलवायु, मिट्टी, फसल एवं मिट्टी के प्रकार पर निर्भर करता है। जैसे बरसात में सिंचाई की जरूरत नहीं होती क्योंकि अक्सर तो पानी हो जाता है जब पौधों की सिंचाई की जरूरत पड़ती है। जाड़ यानी सर्दी के मौसम में सप्ताह में 1 बार या 2 बार पानी डालने की जरूरत पड़ती है, 1 बार, और गर्मी में 2 या 3 दिनों में सिंचाई की जाती है। यह फसल विशेष सिंचाई की मात्रा पर निर्भर करता है। जैसे देखिए ठंड के मौसम में क्या होता है ना कि मिट्टी में नमी ज़्यादा होता है, जैसे जैसे गर्मी आता है तो मिट्टी का नमी बहुत तेज़ी से सूख जाता है, मिट्टी तेज़ी से सूखता है। अब इसमें तो समझिए थोड़ा सा, सरसों, चना, अलसी यानी जिसको तीसी कहते हैं आदि कम सिंचाई की जरूरत होती है। इसी प्रकार की मिट्टी पर भी सिंचाई की दर निर्भर करती है। जैसे बलुई मिट्टी जिसे हम लोग बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी कहते हैं, इसमें क्या होता है जल धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है, इसमें क्या है सिंचाई जो अधिक मात्रा में करना पड़ेगा। और काली मिट्टी या चिकनी मिट्टी जिसे कहते हैं, उसमें क्या होता है जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो उसमें सिंचाई बलुई मिट्टी की अपेक्षा कम करना पड़ता है। देखिए अब आप ज़्यादा सिंचाई वाले कम सिंचाई वाले फसलों की सूची बनाएंगे। देखिए ज़्यादा सिंचाई वाले फसलों में क्या आएंगे, आपको लिख देना है धान जिसमें ज़्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है, और आपको गन्ना जिसको गांव में ईख भी बोलते हैं या फिर केतारी भी बोलते हैं। उसी तरह से कम सिंचाई वाले फसल, कम सिंचाई वाले में हो गया चना, मसूर, अलसी जिसको तीसी भी बोलते हैं, जौ, ये सब क्या है कम सिंचाई वाला फसल है। इसे अब आप लोग अपने आप लिख लीजिए, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपको बताएंगे। सिंचाई के स्रोत यानी सिंचाई किस किस चीजों से की जाती है, कुआं से, नहर से, तालाब से, नदी से, पोखर से, आहर से, नलकूप से। इसके बाद देखिए सिंचाई की विधि है जो पारंपरिक है, जो पहले के लोग करते आते थे। इनमें क्या क्या था आप जानते हैं कि कुआं, तालाब, नहर आदि का उपलब्धता जल से निकालकर खेतों तक पहुंचाया जाता था। यह तरीका मोट जिसे घिरनी, चाइल पंप, ढेकड़ी, जिसको राहट, उतोला कहते हैं। देखिए कुआं से हाथ की जगह पानी निकाला जा रहा है। ये देखिए ये बैलों के द्वारा चलता है जिसको राहट बोलते हैं। हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। गांव में बहुत पहले हम लोग थे तो 1-2 चलता था, अब नहीं चलता है, अब है ही नहीं। अब इसे एक ये तरीका है जिसे हम लोग तरफ, आप लोग तरफ क्या कहा जाता है हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहाँ लाठा कहा जाता था, लाठा कुड़ी। ये रहा लाठा कुड़ी। आधुनिक तरीके से सिंचाई के आधुनिक तरीके निम्न है। जैसे छिड़काव तंत्र, इसका नाम से आप लोग समझ रहे हो क्या है छिड़काव तंत्र।
यानी कुछ चीज छिड़कने वाला। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है वहाँ पर ऊर्ध्व पाइप नलों ऊपरी सिरा पर घूमने वाले नोजल लगा दिए जाते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलते हैं और इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है कि जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। देखिए बिहार में इस तरह का तंत्र बहुत कम आप लोगों को दिखेगा, क्योंकि बिहार में सभी जगह भूमि क्या समतल है। दूसरी बात क्या है कि हमारे यहाँ लगभग हर क्षेत्रों में पानी की कहीं कमी नहीं है। उस तरह ये आप लोग कभी देखे होंगे शहरों वगैरह में जाता हूँ ना, तब फाउंटेन वगैरह जो फुहारा होता है ना, उस तरह से इसका छिड़काव होता है। देखिए ये छिड़काव तंत्र है। इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि पानी जो निकल रहा है ना, तो एक जगह नहीं जाता है। तो पानी इधर से छिड़ते हुए घूमेगा नोजल, ये इधर से घूमते घूमते पूरा गोले चारों तरफ इसको छूटेगा। इससे क्या होगा कि चारों तरफ पटवन होगा और लगेगा जैसे बारिश की तरफ फुहारा आता है। ड्रिप तंत्र, इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ें तक गिरता है और इसे ड्रिप तंत्र करते हैं। फलदार पौधे को पानी देने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। इसमें पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल बर्बाद नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों में एक वरदान है। जैसे क्या होता है, फल वाले जो पौधे होते हैं ऐसे बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे आम का फल या पपीता वगैरह जो होता है, उसमें क्या होता है कि सिर्फ पेड़ की जड़ों तक ही पानी की जरूरत होता है, दूर में तो जरूरत होता नहीं है। इसलिए क्या किया जाता है ना कि एक पाइप बिछा दिया जाता है। अब क्या होता है, पाइप बिछाने से क्या फायदा होता है कि पाइप गया, अब ये देखिए ये पाइप से पानी निकल रहा है। ये पाइप से क्या होगा, पानी निकल रहा है। अब क्या होगा, यहाँ से ये इसका डायरेक्ट सीधे जड़ पे चला जाएगा। ये पाइप से पानी निकलेगा, ये सीधे जड़ पे चला जाएगा। तो क्या होगा, पानी का बर्बादी नहीं होगा। अब दूसरी बात क्या होगा, जब पानी की बर्बादी नहीं होगा, अब पानी दूसरी जगह नहीं जाएगा, तो क्या होगा कि इस पर खरपतवार भी नहीं होगा। और खरपतवार नहीं होगा तो जिस पौधे को मिलने वाला पोषक तत्व जो पूरी मात्रा में मिलेगा। अब देखिए निराई, खेतों में फसलों के साथ साथ कुछ अवांछनीय पौधे भी उगाते हैं। जैसे कुछ घास पुआल वगैरह उगाते हैं ना, तो क्या होता है जो मुख्य फसलों का भोजन एवं स्थान को घेर लेते हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या किया जाता है, उन्हें उखाड़ दिया जाता है या फिर उनको ऊपर दवा छिड़क दिया जाता है जिससे वो जल जाते हैं, हमारा मुख्य फसल बच जाता है। और यही जो अवांछनीय जो पौधे होते हैं जो मुख्य फसल के साथ उगाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। और खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। किसान अनेक तरीकों से खरपतवार हटाता है। वह फसल उगाने से पहले खेत जोतकर खरपतवार सुखा देता है और सूखे खरपतवार मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके साथ साथ खरपतवार खुरपी या हाथ से भी हटाया जाता है। रसायनों का प्रयोग करके खरपतवार पर नियंत्रण किया जाता है। रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार नाशी रसायनों का प्रभाव इसके छिड़काव करने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है। चित्र एक में
क्या गलत है? देखिए ये चित्र किया हुआ है ना, इसमें क्या गलती है आप लोग कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? देखिए चित्र में क्या क्या है कि खरपतवार छींटने का तरीका तो सही है, लेकिन जो इंसान जो छींटने वाला यहाँ आपको कोई मास्क या फिर कपड़ा वगैरह मुंह पे नहीं लगाया होगा, देख रहे हैं? तो क्या होगा, यहाँ पर जो छिड़का होगा जिसका कुछ बूंद यहाँ तक जाएगा उल्टे, और जब वहाँ तक जाएगा तो क्या होगा, उसे उल्टी आएगा या चक्कर आएगा। हो सकता है कि ज़्यादा मात्रा में अगर चला जाए तो उसको जान भी जा सकती है। फसल की कटाई, फसल को पकने के बाद उसे काटने की विधि को कटाई कहते हैं। जैसे छोटे स्तर पर हंसुआ के द्वारा फसलों को काटा जाता है, यह हंसिया इसको कहते हैं। और बड़े स्तर पर इसे काटने के लिए बड़े बड़े हार्वेस्टर मशीन आते हैं, या फिर रिपर वाइंडर ये सब आते हैं। बड़ी फसल जैसे धान, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि की कटाई सितंबर से अक्टूबर महीने में की जाती है। और अभी फसल को कटाई जैसे गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, इसकी कटाई मार्च से अप्रैल महीने में की जाती है। जिनका कटाई हार्वेस्टर के द्वारा किया जाता है और शेष निचले भाग शेष रह जाता है। हमें इसको जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि जलाने से क्या होगा, फसलों के अपशिष्टों को जलाएंगे तो इसे जलाने से क्या होगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, जिससे क्या होगा कि वायु प्रदूषण होगा। और इसे क्या करना चाहिए, हमें खेतों में विघटित यानी सड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। और ये सड़ करके क्या होंगे, ये खाद के रूप में प्राप्त होंगे, जिससे कि द्वारा फसलों को अच्छी मात्रा में पोषक तत्व मिल पाएंगे। और देखिए कटाई के बाद फसलों को थ्रेसिंग विधि द्वारा दाना में भूसा को अलग किया जाता है। बच्चे क्या आप जानते हैं हमारे देश में फसल की कटाई के समय उत्सव के रूप में मनाते हैं, इसे कटाई पर्व भी कहा जाता है। अब देखिए आप लोग शायद सुने हो, जैसे आप लोग तो जानते हैं कि बिहार में क्या किया जाता है, 14 जनवरी के दिन तिल संक्रांत मनाया जाता है। उसी तरीके से पंजाब में क्या मनाया जाता है, लोहड़ी मनाया जाता है, जो कि एक कटाई पर्व है। और अगर आप लोग अगर बिहार में हैं तो बिहार में देखिएगा कि 14 अप्रैल के दिन विश्व मनाते हैं बहुत सारे लोग। कुछ जगहों पे तो मान्यता ऐसी होती है कि नए फसल उगाया जाता है तो उससे क्या होता है, जैसे चना उगाया जाता है तो उससे गाँव बिहार में कुछ फेमस है सत्तू। और गन्ना का फसल से क्या होता है, गुड़, इसको बोलते हैं मीठा भी गाँव में बोलते हैं। चना का सत्तुआ और गुड़ खाने की परंपरा है कुछ जगहों पे 14 अप्रैल के, जिसको हम लोग विश्वा के रूप में मनाते हैं। उसी तरह से कुछ जगहों पे क्या है, पोंगल मनाया जाता है दक्षिणी भारत में, तो कहीं कहीं बिहू मनाया जाता है। देखिए कटाई पर क्या है, किसान जब कठिन परिश्रम द्वारा फसल बोता है 3-4 माह बाद के समय के बाद कटाई आता है। अपने फसलों खेतों में फसल तैयार देख खुशी से झूम उठता है, क्योंकि पिछले 3-4 माह परिश्रम का फल मिलता है, इसलिए वह खुशी मनाता है। उसे बच्चे, बूढ़ी, स्त्री, पुरुष सभी मिलकर मनाते हैं। इस प्रकार हमारे देश के सभी भागों में कटाई पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, बिहू आदि जुड़े हुए हैं। स्टोरेज यानी भंडारण, देखिए फसलों के कटाई के बाद प्राप्त अनाजों का भंडारण अति आवश्यक है, परंतु ध्यान रखने वाली बात है कि अनाजों का भंडारण करते समय अनाज में नमी ना हो, अन्यथा अनाज क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो अनाज को सुरक्षित रखने का विधि ही भंडारण कहलाता है। उसे खराब होने से
या जीवों सूक्ष्म जीवों के आक्रमण से बचाने के लिए अंकुरित क्षमता को नष्ट होने की आशंका होती है। इसीलिए भंडारण से पूर्व अनाज को क्या किया जाता है, धूप में सुखा लिया जाता है, जिससे उसकी नमी समाप्त हो जाती है। अगर अनाज में अगर नमी होगा तो क्या होगा, अनाज बहुत तेजी से सड़ जाएगा, उसमें सूक्ष्म जीव जैसे फंगस वगैरह लग जाएंगे, जिससे क्या होगा, अनाज खराब होगा। हमारे देश में अनाज का भंडारण जूट के बोरे, धातु के पात्र अथवा कोठियों में करते हैं। जूट का बोरा तो आप लोग जानते हैं, धातु के पात्र भी जानते हैं, शायद कोठी के बारे में सब लोग जानते हैं, कुछ एक दो लोग नहीं जानते। वो मिट्टी का बना हुआ बर्तन, मिट्टी का बना हुआ होता है कोठी। अनाज को चूहों एवं सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा के लिए उन्नत भंडार गृह तथा साइलो, लोहे के टीन एवं ड्रम या कोठी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर नमी या तापमान नियंत्रित किया जाता है। केंद्र एवं राज्य सरकार खाद्य का भंडारण भारतीय खाद्य निगम संस्थान की जाती है, एफसीआई कहते हैं। यानी एफसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप अपने शिक्षक महोदय या माता पिता के साथ एफसीआई गोदामों में जाकर पता कीजिए कि खाद्यान्न को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाता है। देखिए एफसीआई के गोदाम ज़्यादातर आप लोगों को जिला मुख्यालयों में मिल जाएंगे, और उन मुख्यालयों में ज़्यादा मिलेंगे जो कि बड़े बड़े हैं। जैसे बिहार के पटना में जाइएगा तो पटना में गोलघर आप सुने होंगे। गोलघर क्या है, अंग्रेजों ने बनवाया था, उसमें अनाज का भंडार मिलता है। जैसे गया चले जाइए, भागलपुर चले जाइए, यहाँ सब जगह आपको अनाज का एफसीआई का गोदाम मिलेगा। अब देखिए आंसर क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। इसको हम लोग बना चुके हैं, अब आप लोग देखिए, देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। धान की फसल तो क्या है, धान की फसल क्या है, तो खरीफ फसल है। चना की फसल क्या है, खरीफ है, रबी है, ज़ियाद है, इनमें से कोई नहीं तो रबी है, क्योंकि चना ठंड के मौसम में बोया जाता है, और ठंड के मौसम में जो फसल बोया जाता है उसे क्या कहते हैं, रबी। देखिए उर्वरक है, कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है, का एवं खा दोनों है, इनमें से कोई नहीं है तो नहीं, अकार्बनिक लवण है। खरपतवार को कहते हैं जुताई, निराई, सिंचाई, इनमें से कोई नहीं, निराई। और माफ कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया रहता है। खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, इसमें क्या होगा, खरपतवार को हटाने को कहते हैं, हटाने को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, निराई। अनाज का भंडारण किया जाता है जूट के बोरे में, धातु के पात्रों में, टोकरियों में, एफसीआई गोदामों में, उपयुक्त सभी में। तो आप लोग जानते हैं ये सब में किया जाता है, क्योंकि अभी पढ़े कि जूट के बोरे में भी किया जाता है, धातु के पात्रों में भी किया जाता है, कोठियों में भी पाया जाता है, और एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहलाती है ना। कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है। केंचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। देखिए सबका आंसर हमने लिख दिया। फलदार पौधे को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ड्रिप तंत्र। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। देखिए कॉलम ए है और कॉलम बी। खरीफ फसल किसमें मिलेगा, खरीफ फसल क्या है, इसमें धान और मक्का है, तो एक का सी आंसर
रबी फसल, तो रबी फसल क्या है? गेहूं, चना, मटर। तो 2 का ये आंसर दिया हुआ है। रासायनिक उर्वरक क्या है? यूरिया एवं सुपर फास्फेट है, तो इनका ए। 4 में कार्बनिक खाद, कार्बनिक खाद क्या है? तो गोबर, मूत्र एवं पादप अवशेष। तो ये हो जाएगा। हार्वेस्टर, हार्वेस्टर क्या है? कटाई का एक यंत्र है, क्योंकि हार्वेस्टर से फसलों को काटा जाता है। अब समझिए सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? पेड़ पौधे एवं फसलों में पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहा जाता है। इससे पोषक तत्व पानी में घुलकर जड़ों द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं, जिससे उत्पादन अच्छी होती है। खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है? खाद एवं उर्वरक में निम्न अंतर है। देखिए, खाद एक प्राकृतिक सामग्री है जो सड़े गले पौधों, जानवर या उनके मानव मित्रों या इंसानों के मल से प्राप्त होता है। जबकि उर्वरक एक कार्बनिक लवण है जिसको फैक्ट्रियों में उगाया जाता है और फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, उगाया नहीं जाता। जैसे कि यूरिया, फास्फेट, पोटाश, DAP। जैविक खाद से क्या लाभ है? देखिए, जैविक खाद से निम्नलिखित लाभ है। देखिए, पहली बात क्या है कि जैविक खाद खेतों में डालने से क्या होता है कि मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा, इससे मिट्टियां भुरभुरी होती है, जिससे क्या होता है गैसों का आदान प्रदान पौधे के जड़ों तक आसानी से हो जाता है। तीसरा, इससे मिट्टी में मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, इससे फसलों का उत्पादन अच्छा होता है। देखिए, खरपतवार क्या, उनका नियंत्रण कैसे करते हैं? खेतों में फसलों के साथ कुछ अवांछनीय पौधे उगाते हैं, जो कि मुख्य फसलों के साथ साथ उनके जगहों को भी और उनके भोजन को भी वो ग्रहण करते हैं, जिससे क्या होता है मुख्य फसल का भोजन एवं जल और उनके पोषक तत्वों का बंटवारा हो जाता है, जिससे क्या होता है उनके उपज में कमी आता है। तो उसी चीज को क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। अब इन पौधों को क्या जाता है? इन्हें हम लोग निराई करके इनको नियंत्रित करते हैं। फसलों में उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुधार दिए। कुछ फसलों को उपज में सुधार के लिए हमें निम्न विधियां अपनानी चाहिए। पहले क्या है, हमें अच्छी किस्म के बीजों का चयन करना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे बीज होंगे तो फसल अच्छी होगी। दूसरा, फसलों को समय पर सिंचाई करना चाहिए। समय समय पर फसलों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि उनमें क्या हो, कीड़े मकोड़े जो लगते हैं या फसलों को जो नुकसान करेंगे वो खत्म हो जाए। फसलों में उचित मात्रा में खाद एवं उर्वरक डालना चाहिए, जिससे क्या होता है कि फसलों में पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पहुंचे। मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि के लिए हमें उसमें जैविक खादों का प्रयोग करना चाहिए। फसलों में समय समय पर निराई करवानी चाहिए, यानी कि फसलों में जो अवांछनीय पौधे होते हैं उन्हें हटाना चाहिए। केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों? क्योंकि केंचुआ मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है फसलों की उपज में वृद्धि होती है। इसीलिए केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। अब हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे आगे की क्लास में। जब तक आप लोग क्या कीजिए कि इसको पढ़िए, और एक निवेदन आ है कि इसको पढ़ते समय क्या कीजिए कि एक कॉपी जरूर रखिए, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट नोट आपको लगे ये इम्पोर्टेंट कीजिए, उससे आप लोग उतारिए और अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए इसे, ताकि वह भी पढ़ सकें।